Good morning, Namaskar. Welcome to GST Knowledge Series by CA आकांक्षा जैन. आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए लेकर आ रही हूँ. इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑन e-invoicing, electronic invoicing, which is applicable from 1st of October 2022. सारे टैक्स पेयर्स जिनका अग्रीगेट टर्नओवर राइट फ्रॉम 2017 टिल 2022, 2017 से लेकर के 2022 तक अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपका अग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ से क्रॉस हुआ है तो आप पे ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022. तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल समझाने जा रही हूँ कि ई इनवॉइसिंग का क्या मतलब है, कौन सी ऐसी एंटिटीज हैं जिन्हें ई इनवॉइस इशू करना है, कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिस पे ई इनवॉइस इशू करना है, कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिस पे ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या बेनिफिट्स हैं ई इनवॉइसिंग के, और क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि क्या आप ई इनवॉइस बनाने के बाद कैंसिल कर सकते हैं, क्या उसे अमेंड कर सकते हैं. तो चलिए कंप्लीट डिटेल में समझने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक. फर्स्ट ऑफ ऑल, ई इनवॉइसिंग क्या है? ई इनवॉइस इज इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग. जैसे कि नॉर्मली टैक्स पेयर्स एक इनवॉइस बनाते हैं अपनी सेल्स के लिए, ईदर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वैसे ही अब एक ये ई इनवॉइसिंग आ गया है. ई इनवॉइसिंग इज आपको इलेक्ट्रॉनिकली अब इनवॉइस जनरेट करना होगा. एक पोर्टल डिजाइन किया है गवर्नमेंट ने, दैट इज इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल IRP. उस पोर्टल पे आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट करना होगा और उस पोर्टल पे आपको अपने इनवॉइस की डिटेल्स फीड करनी होगी. जो आपने इनवॉइस नॉर्मली बनाया है उसकी डिटेल्स आपको IRP पे फीड करनी होगी और फिर आपको IRP एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करके देगा. यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच इनवॉइस. हर एक इनवॉइस का एक अलग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा. वो उस इनवॉइस पे प्रिंटेड होगा. यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर along with QR code and that invoice will be digitally signed. e-invoice का क्लियर मतलब ये है कि वो एक तो इनवॉइस आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा उस इनवॉइस पे, सेकेंड QR कोड होगा, वो QR कोड पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलेगी उस इनवॉइस की, एंड थर्ड इट विल बी डिजिटली साइंड. कोई भी इनवॉइस ई इनवॉइस तभी कहलाएगा जब वो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल से जनरेट होगा और उस पे इनवॉइस आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, QR कोड होगा और वो इनवॉइस डिजिटली साइंड होगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ ई इनवॉइस. तो चलिए अब समझते हैं ऐसी कौन सी एंटिटीज है जिन्हें ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. फर्स्ट इज इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग NBFCs, any GTA गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, एनी GST रजिस्टर्ड पर्सन जो डील करते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पे, SEZ यूनिट्स, एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड लोकल अथॉरिटीज, एंड ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस रिट्राइवल सर्विस प्रोवाइडर्स. ये ऐसे टोटल 8 एंटिटीज हैं जिन्हें ई इनवॉइस इशू करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है. नाउ ई इनवॉइस इशू करना है हमें कौन से ट्रांजैक्शंस पे. तो चलिए अब समझते हैं कि हमें ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हम कैरी ऑन कर रहे हैं तो उसमें हमें ई इनवॉइस इशू करना है. फर्स्ट, अगर हम कोई भी टैक्सेबल सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज कर रहे हैं मेड टू GST रजिस्टर्ड पर्सन, दैट इज B2B सेल्स. अगर हम कोई भी टैक्सेबल B2B सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर रहे हैं तो हमें ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है. सेकेंड, B2G सेल्स. कोई भी बिजनेस अगर गवर्नमेंट को सेल आउट कर रहा है, टैक्सेबल सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज. थर्ड इज एक्सपोर्ट. फोर्थ इज सप्लाई टू SEZ यूनिट्स एंड SEZ डेवलपर्स. फिफ्थ इज स्टॉक ट्रांसफर एंड सिक्स्थ वन इज RCM. अगर आप कोई भी RCM के तहत कोई सप्लाई कर रहे हैं जिसपे रिसिपिएंट लायबल है, वो सप्लाई
आपकी ई इनवॉइसिंग में कवर अप होगी। बट एक इसमें ऑप्शन ये है कि जो आरसीएम अनरजिस्टर्ड पर्सन पे एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सप्लायर किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी से गुड्स परचेज कर रहा है या सर्विसेज ले रहा है तो उस पे आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता है। इस आरसीएम पे ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओनली जो स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं या गुड्स हैं जिस पे आरसीएम एप्लीकेबल है उसी पे ही ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट है। दिस इज वेरी क्रिस्टल क्लियर कि ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिस पे हमें ई इनवॉइस इशू करना है। नाउ ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिस पे ई इनवॉइसिंग की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल्दो आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस कर रहा है बट आपको ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रांजैक्शन नंबर 1 इज, अगर आप कोई भी B2C सेल्स कर रहे हैं, आप कोई भी ऐसी सेल्स जो एंड कंज्यूमर को कर रहे हैं उस पे ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड इज, आप कोई भी निल रेटेड या एग्जेम्प्टेड सेल्स कर रहे हैं तो उस पे ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड इज, नॉन टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज की सेल्स है तो ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फोर्थ इज एग्जेम्प्ट सेल्स। फिफ्थ इज हाई सी सेल्स और बाउंडेड वेयरहाउस सेल्स। These are the sales on which e-invoice requirement is not there. Although आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है बट ई इनवॉइस आपको इन ट्रांजैक्शंस पे इशू करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पे भी आपको ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स इशू कर रहे हैं, आप ऐसे ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हैं बट उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपको ई इनवॉइस जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्स्ट इज योर डिलीवरी चालान। सेकेंड इज योर बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई इज मोस्टली यूज्ड बाय कंपोजिशन डीलर्स या ऐसे गुड्स जो एग्जेम्प्ट है, निल रेटेड है, उनके लिए बिल ऑफ सप्लाई यूज की जाती है। थर्ड इज फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट और डेबिट नोट्स। फोर्थ इज बिल ऑफ एंट्री। इन केस ऑफ इम्पोर्ट आप बिल ऑफ एंट्री इशू करते हैं, बिल ऑफ एंट्री के केस में हमें ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिफ्थ वन इज ISD इनवॉइसेस, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स इनवॉइसेस। ISD इनवॉइसेस आर जो मेन सेंट्रलाइज्ड यूनिट है जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, छोटी छोटी यूनिट्स को IT से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का इनवॉइस जनरेट करते हैं। उस इनवॉइस के लिए भी ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। So now this e-invoice is a major part which is taken up by the government. E-invoice बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का इसके पीछे और इसके पीछे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स which I see is, the first one is, ये आपका जो बहुत मैन पावर का रिक्वायरमेंट जो है, मैनुअली आप जो फीडिंग करते हैं वो कम कर देने वाला है। दैट इज अ मल्टीपर्पज, इट इज अ मल्टीपर्पज रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म। आप एक बार इनवॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल पे डाटा फीड करेंगे इट विल बी ऑटो जनरेटेड इन योर GSTR1 एज वेल एज इन योर ई-वे बिल पोर्टल अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है। आपको मैनुअली डाटा फीड करने की GSTR1 में जो आप B2B ट्रांजैक्शंस फीड करते हैं GSTR1 में, वो आपका बर्डन कम हो जाएगा और ई-वे बिल पोर्टल में आपका पार्ट ए ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा और अगर आपने ट्रांसपोर्टर्स की भी डिटेल दी है, व्हीकल की डिटेल दी है तो पार्ट बी भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, अदरवाइज आपको पार्ट बी फिल करना होगा। This is one of the most important benefit that is a multi-purpose reporting और आपका जो है बर्डन वो प्रेशर कम हो जाएगा मैनुअल रिपोर्टिंग इन GSTR1 एंड ई-वे बिल पोर्टल। सेकेंड इज इट इज़ अ रियल टाइम रिपोर्टिंग। आप कभी भी चाहें तो आप अपना रियल टाइम ट्रैक कर सकते हैं अपनी इनवॉइसेस और चेक कर सकते हैं। थर्ड वन इज योर मिसमैच एंड रिकंसिलेशन। यस, अगर GST पोर्टल पे ये आपका ऑटो पॉपुलेट हो रहा है तो आपका मिसमैच होना की चांसेस, एरर्स होने की चांसेस बहुत कम हो जाएगी। आपको रिकंसिलेशन करने का जो प्रेशर है वो भी बहुत कम हो जाएगा एज ई इनवॉइस पोर्टल से, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल से ये ऑटोमेटिकली GSTR1 में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा।
Fourth, which is very important, is reduction in survey and audits by tax authorities. जैसे कि ई इनवॉइस जनरेट होएगा और वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा ऑन रियल टाइम बेसिस, और रियल टाइम बेसिस पे वो अवेलेबल हो जाएगा, तो आपकी जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो आपको कम परेशान करेगी, आपका सर्वे और ऑडिट भी कम हो जाएगा और रियल टाइम बेसिस पे वो डिपार्टमेंट्स को, ऑफिसर्स को अवेलेबल हो जाएगा. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ई इनवॉइसिंग के ऊपर जो इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजन्स हैं और जो 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ. फर्स्ट वन इज, क्या आप ई इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं? क्या आप ई इनवॉइस को पार्शियली या कंप्लीटली कैंसिल कर सकते हैं? सो द आंसर इज, पार्शियली आप ई इनवॉइस को कैंसिल नहीं कर सकते हैं. कंप्लीटली आप ई इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, बट that option is available to you only within 24 hours of generation of IRN. आप जब भी इनवॉइस का आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करेंगे उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर ही आप उस ई इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं. और अगर एक बार 24 आवर्स का टाइम लैप्स हो गया, सो आपके पास एक ही ऑप्शन लेफ्ट है. आप जब आप GSTR 1 फाइल करेंगे उस पीरियड का, तभी आप उस इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं मैनुअली. एक और ऑप्शन अपने पास जो अवेलेबल है, अगर जो GSTR 1 जो अपना ऑटो पॉपुलेट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर ई इनवॉइस जनरेटेड फ्रॉम इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, आप चाहें तो GSTR 1 को कम्प्लीटली रीसेट कर सकते हैं. रीसेट का ऑप्शन आपको अवेलेबल रहता है GST पोर्टल पे, सो उससे कंप्लीट डिटेल्स जो ऑटो पॉपुलेट हुई है वो पूरी वैनिश हो जाएगी और आपको अगेन मैनुअली डाटा फीड करना होगा. या कुछ ऐसी कोई पर्टिकुलर इनवॉइस है जो आपसे गलत हो गई है और सिर्फ उस पर्टिकुलर इनवॉइस को ही आप डिलीट करना चाहते हैं, सो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप उस टेबल पे जाएं, उस टेबल पे क्लिक करके अंदर जाएं और वहां से उस पर्टिकुलर इनवॉइस को सेलेक्ट करके डिलीट करिए. सो दिस इज द ऑप्शन विच इज अवेलेबल टू यू. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, क्या हम ई इनवॉइस को अमेंड कर सकते हैं? यस, आपके पास ऑप्शन है. आप चाहो तो ई इनवॉइस जो आपने जनरेट किया है आप उसे अमेंड कर सकते हैं, बट ये ऑप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ एट द टाइम ऑफ फाइलिंग GSTR 1 तभी आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगा. अगर एक बार ई इनवॉइस जनरेट हो गया है IRP से, तो आप उसे अमेंड नहीं कर सकते हैं IRP के थ्रू, बट आप उसे अमेंड कर सकते हैं while filing your GSTR 1. So I hope this complete details of e-invoicing which is going to be applicable from 1st October 2022 आपको डिटेल में समझ आ गई होगी. अगर स्टिल आपके पास कुछ डाउट्स है, कुछ कंफ्यूजन्स हैं रिगार्डिंग योर ई इनवॉइस, आपके ऊपर एप्लीकेबल है नहीं है, यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक्ड माय वीडियो. कीप sharing it, like my video and subscribe to my channel. Stay tuned for further updates. Till then, take care. Goodbye.